राजधानी रांची में मंगलवार को पंचायती राज विभाग की ओर से राष्ट्रीय पेशा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय सचिव विवेक भारद्वाज समेत कई गणमान्य लोगों ने पेशा अधिनियम की जानकारी को साझा किया। जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने और पेशा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें उपस्थित पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने झारखंड में पेशा के क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के पंचायत में अधिनियम से जुड़े नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने पेशा अधिनियम को सरल शब्दों में समझाते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समुदाय का अधिकार पेशा कानून के तहत आता है। पेशा कानून के तहत जनजातीय समुदाय के अधिकारों को लिखित रूप दिया गया है। झारखंड राज्य में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पंचायतों में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं। आपको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्रों में लाइब्रेरी, पुस्तकालयों का यहाँ पर बनाए जा रहे हैं पुस्तकालय। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि पेशा के ऊपर एक गान भी लिखा गया है और वो गान आज हमको सुनाया जाएगा। दस राज्यों में पेशा है, लेकिन झारखंड को ये सूझा कि पेशा के लिए गान भी हो सकता है और होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई। ये पेशा है क्या? पेशा जो आप हमेशा से कहते रहे हैं, जल, जंगल, जमीन ही पेशा है। आप हमेशा से कहते हैं कि हमें हमारे अधिकार चाहिए। ये पेशा कानून ही आपको वो अधिकार देता है, लिखित रूप में, कानूनन रूप में। कैसे? पेशा कानून में लिखा हुआ है कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या हुई? सब लोगों की सभा, सब ग्रामवासियों की सभा, जो सब लोग मिलकर बनाते हैं वो ग्राम सभा। तो ग्राम सभा ही तय करेगी कि ये जमीन, हमारी जो जमीन है, कोई और इसको खरीद नहीं सकता है। एक आदिवासी की जमीन सिर्फ आदिवासी के पास ही जा सकती है। यही इस कानून में भी लिखा हुआ है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की रीति रिवाज, परंपरा और मान्यताओं को लिपिबद्ध करना बेहद ही जरूरी है। झारखंड में 26 जनवरी से इस दिशा में पहल होनी चाहिए। वहीं 15 अगस्त को ग्राम सभा में इससे संबंधित लेखा जोखा पेश करते हुए इसे मान्यता दी जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ इस दिशा में पहल करेगा। हम ये मानते हैं कि पेशा कानून अधिकार देता है सभी जनजातियों को कि वो अपनी सांस्कृतिक विरासत की प्रिजर्वेशन करें, और इसलिए उन सारी प्रथाओं को सूचीबद्ध करना, लिपिबद्ध करना बहुत ज़रूरी है। ये कानून ही कहता है, और हम झारखंड राज्य सरकार के साथ काम करना चाहते हैं जिससे कि हर गांव की, हर ग्राम सभा की, हर जनजाति की जो भी प्रथाएं हैं उनको एक जगह उनको लिपिबद्ध किया जाए, और हम इसमें सभी का सहयोग चाहेंगे। समारोह को संबोधित करते हुए पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि झारखंड के 13 जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, जबकि 3 जिले आंशिक क्षेत्र के तहत आते हैं। आंकड़ों से समझा जा सकता है कि झारखंड में पेशा कानून का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन बेहद जरूरी है। संशोधन पास हुआ और उसका क्रियान्वयन किया गया, तो 1996 में आज ही के दिन एक और कानून बनाया गया जिसको पेशा के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका कि पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया PES है। पेशा के नाम से उसको जानते हैं कि कैसे प्रारंभिक व्यवस्था जो है, जो हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में है, उसके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को वहाँ पर कैसे लागू किया जाए। वैसे तो यह कानून 1996 में लागू किया गया, परंतु पिछले कुछ वर्षों से इसके क्रियान्वयन में काफ़ी स्ट्रेस दिया जा रहा है, चाहे वह केंद्र सरकार के द्वारा हो या फिर विभिन्न राज्य सरकार जो हैं उनके द्वारा हो।
और उसी कड़ी में हम लोग इस कार्यशाला को आज आयोजन कर रहे हैं। यदि हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं सर, तो हमारे झारखंड में आज के दिन में 32 जनजातीय समूह हैं। जो हमारे झारखंड के 24 ज़िले हैं उसमें से 13 ज़िले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं और 3 ज़िले हमारे आंशिक रूप से आते हैं। 2000 से अधिक हमारे ग्राम पंचायतें अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। 16,000 से अधिक हमारी ग्राम सभाएं हैं जो पारंपरिक ग्राम सभाएं हैं जो इन शेड्यूल एरियाज में आते हैं। तो ये आंकड़े हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि हमारे राज्य के लिए, झारखंड राज्य के लिए यह कानून कितना महत्वपूर्ण है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। और उस कड़ी में यह कार्यशाला, जबकि हम लोग उस कानून को लागू करने के लिए अभी नियमावली बनाने के प्रक्रिया में हैं, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग पिछले कुछ महीनों से इस अधिनियम के नियमावली को लागू करने के लिए नियमावली बनाने की कई चरणों से गुजर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ अपने दलों को भी भेजा था। वहाँ उन लोगों ने उसको स्टडी किया और उसके जो अच्छे पहलू हैं, जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं, जो प्रासंगिक पहलू हैं झारखंड के लिए, उसको भी हम लोग यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1996 में जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए पेसा कानून लागू किया गया था। ये कानून झारखंड समेत देश के 10 राज्यों में लागू है। झारखंड पहला राज्य है जहां पेसा गीत भी बनाया गया है, जिसकी प्रस्तुति राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान दी गई। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के कल्याण नगर निवासी 37 वर्षीय शैलेंद्र साहू को आपसी विवाद में कुछ युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना मंगलवार दोपहर की है। घटना के बाद घायल को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। इस संबंध में घायल शैलेंद्र साहू के भाई उपेंद्र साहू ने बताया कि कल्याण नगर में उनकी किराने की दुकान है। मंगलवार को स्थानीय निवासी राजेश साहू नशे की हालत में दुकान में पहुंचा और उधारी का सामान मांगने लगा। पहले का बकाया देने को कहने पर वह उनसे ही उलझ गया। विवाद होने के बाद राजेश वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वह 7-8 युवकों को लेकर उनकी दुकान में पहुंचा और उनसे झगड़ने लगा। हो हंगामा सुनकर उनका भाई शैलेंद्र वहां पहुंचा और बीच बचाव करने का प्रयास किया। इसी बीच झगड़ रहे युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। दुकानदार उपेंद्र साहू के अनुसार हंगामा करने वाले सभी युवकों के हाथ में चाकू था, जिससे उन लोगों दुकानदार उपेंद्र साहू के अनुसार हंगामा करने वाले सभी युवकों के हाथ में चाकू था, जिससे उन लोगों ने उनके भाई को कई बार वार किया। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग वहां जुट गए, जिसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। परिजन घायल को लेकर थाना गए, जहां से उसे इलाज के लिए एमजीएम भेज दिया गया। पीड़ित ने थाना में लिखित शिकायत की है। शैलेंद्र साहू। इनका नाम शैलेंद्र साहू। कहाँ रहते हैं? रहते हैं भैया। कहाँ पे? कल्याण नगर। क्या हुआ आज? दुकान में सामान लेने आया था। कौन आया था? इससे हुआ मतलब नाम जानते हो उसको? राजेश साहू। राजेश साहू। क्या दुकान इनका है? ठीक है, इसका दुकान मेरा दुकान है। दुकान आपका है? ये क्या कर रहे थे वहाँ पे? यही मतलब जब हुआ ये हुज्जत हुआ तो फिर ये सुन के आया तो फिर नहीं दिए तो फिर जो लड़का लोग को फिर लेके आया, मारपीट करने लगा तो मेरा भाई उससे भिड़ गया। तो बनवास लड़का लोगों ने कहा कि तुमने चाकू को लिया तो कितने लोग था लोग? 6-7 जन था। कहाँ पर दुकान आपका है? मेरा में कल्याण नगर में दुकान है? कच्ची दुकान है? किराना दुकान है। किराना दुकान है। कितने पास बाकी था उससे? बाकी नहीं था, बाकी मांग रहा था। बाकी मांग कितना? क्या बाकी मांग? पहले का बाकी था, पहले का नहीं। उस समय जो बाकी लिया ना वही बोला कि पैसा देंगे बाद में देंगे। वो कहाँ रहता है? वो भी वहीं रहता कल्याण नगर। कल्याण नगर में। थाना गए थे? वहीं राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में जमशेदपुर में भी कांग्रेसियों ने बाबा साहिब की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया। दादा पीछे
दादा पीछे संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। इससे पूर्व एक रैली निकाली गई जो उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रैली का नेतृत्व पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु कर रहे थे। इस अवसर पर प्रदीप बालमुचु ने कहा कि जिस तरीके से राज्यसभा में देश के गृह मंत्री ने भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसकी कांग्रेस घोर विरोध करती है। कांग्रेस ने उपायुक्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसके जरिए गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। देखिए, पिछले जो 18वीं लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें जिस तरह से घटनाएं घटी, आपको याद होगा कि विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा कि अडानी पे, मणिपुर पे चर्चा हो, मगर सत्ता पक्ष ने उसको नहीं माना। अंततः संविधान पर चर्चा की सहमति बनी और उस सहमति में आप देखें कि जब चर्चा शुरू हुई, इस तरह की बातें अगर आप बहुत ध्यान से देखें, उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहते, जो विपक्ष के लोगों को बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा था, और जो बातें बड़ी जो अच्छी बातें होती थी वहाँ पर उसको डिस्टर्ब किया जाता था। खैर, इसके बाद आप देखें कि उसी दौरान अमित शाह ने, जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत, जो यहाँ के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो हमारे संविधान के रचयिता भाई, जो निर्माता हैं, उसके खिलाफ में किस तरह की बातें उन्होंने कही लोकसभा में। उन्होंने कहा कि मैं सबको रिपीट कर रहा हूँ कि अम्बेडकर, नया फैशन आया है, अम्बेडकर, अगर आप लोग भगवान का नाम लेते इतना, तो शायद आप 7 जन्म तक स्वर्ग करते। कहने का मतलब कि इसके दिल में कितना पीड़ा, कितना घृणा है। और हमारे राहुल जी शुरू से संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, और ये बताता है, ये जो अमित शाह का जो विचार आया है, जो अंदर से आया है, ये बताता है कि ये सरकार विधान, हमारे रचयिता को भी नहीं मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, और संविधान बदलना चाहते हैं। झारखंड सरकार के श्रम मंत्री संजय यादव बुधवार को जमशेदपुर पहुंचेंगे। वे अपने निजी कार्य से शहर पहुंच रहे हैं। इसे लेकर जिले के राजद कार्यकर्ताओं में खुशी है। मंत्री के नगर आगमन पर कार्यकर्ता भव्य स्वागत की तैयारी में है। जमशेदपुर तथा सरायकेला राजद के कार्यकर्ताओं ने मंत्री संजय यादव के शहर आगमन की व्यापक स्वागत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। इसको लेकर मंगलवार को जमशेदपुर परिसदन में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला तथा प्रदेश स्तर के नेतागण मौजूद थे। इस संबंध में राजद के प्रदेश महासचिव कमलदेव सिंह ने बताया कि मंत्री बनने के बाद पहली बार संजय यादव का आगमन जमशेदपुर में हो रहा है। इसको लेकर तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उनके स्वागत हेतु शहर भर में झंडा और बैनर लगाए जा रहे हैं। सभी गर्मजोशी से अपने मंत्री का स्वागत करेंगे, ताकि रांची और पटना तक ये संदेश पहुंचे कि जमशेदपुर में भी राजद का संगठन काफी मजबूत है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राजद कोटा के मंत्री, श्रम विकास, उद्योग मंत्री, कौशल विकास मंत्री संजय यादव जी आ रहे हैं, और यहाँ के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है कि हमारे मंत्री आ रहे हैं, तो हम लोग बढ़ चढ़ के उनका स्वागत करें। उनका निजी प्रोग्राम है, निजी कार्यक्रम है, लेकिन उसी में पार्टी के ही कुछ लोगों ने एक प्रोग्राम अपना उसमें ऐड करा दिया, और वो आदित्यपुर में हो रहा है। किनके द्वारा हो रहा है, बैनर के माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है, लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल का, जब हम लोगों ने सरायकेला, राजखरसवां और तीनों जिला के अध्यक्षों से संपर्क करने के बाद हम लोगों ने जानना चाहा कि आदित्यपुर में जो प्रोग्राम हो रहा है वो राष्ट्रीय जनता दल का है या कोई सामाजिक संगठन का है। तो वहाँ के सरायकेला के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि नहीं, वो हमको जानकारी नहीं है। पूर्वी सिंहभूम जिला के अध्यक्ष से हम लोगों ने जानना चाहा, तो इन्होंने भी कहा कि हमको जानकारी नहीं है कि वहाँ किन संगठन के द्वारा हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अगर कार्यक्रम होता तो निश्चित रूप से हम लोग को सूचित किया जाता, हम लोग से सहयोग लिया जाता और एक कार्यक्रम तय होता। अभाव तरीके से हम लोगों ने नागरिक अभिनंदन करते वहाँ राजद की तरफ से माननीय मंत्री जी का। संजय सिंह यादव हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, और हमारे मंत्री जी जो आ रहे हैं, ये भी चारों से हम लोगों ने संपर्क करके इनसे समय लेंगे और आप लोगों को इसके बारे में सूचित करेंगे। और परमानेंटली राष्ट्रीय जनता दल की ओर से परमानेंटली नागरिकपुर में ही हम लोग करेंगे। अभी तिथि
और जगह की घोषणा हम नहीं कर सकते, इसलिए इस पर फाइनल नहीं हुआ। जब प्रोग्राम मिल जाएगा तब हम आप लोगों को इंटीमेट करेंगे, सूचित करें और बड़े पैमाने पर हम लोग तैयारी करके प्रमंडलीय स्तरीय नागरिक अमलांतर मंत्री जी सहित जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष जी का और विधायक दल के नेता सुरेश पासवान जी का हम लोग भव्य स्तर से नागरिक अभिनंदन करेंगे। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के कन्वॉय चालकों की समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया कन्वॉय यूनियन विगत 10 माह से धरना पर बैठे हैं। इसे लेकर यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। अंग्रेजों से आजाद होने के बाद आज की तारीख तक कन्वॉय चालक टाटा मोटर्स के गुलाम बने हुए हैं। चालकों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम भत्ता, बोनस, पीएफ, इंश्योरेंस जैसी कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है। इसी के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। उन्होंने कहा कि कन्वॉय चालकों को अब इंसाफ दिलवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है और इसी कारण जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया है। लगभग जमशेदपुर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान को मालूम है कि टाटा मोटर के जो चेची ट्रक बस चलाते हैं उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाता, उनको गाड़ी ले जाने में उनका इंश्योरेंस नहीं किया जाता है, उनको बोनस नहीं दिया जाता, उनका पीएफ नहीं कटता है। साथ में इनके साथ कई तरह का मनमानी किया जाता है। उसको लेके हम लोग धरना पर बैठे हुए टाटा मोटर कॉमिक्स गेट पर। टाटा घराने के खिलाफ, टाटा मोटर के खिलाफ ये धरना जो है आज 10 महीना से जारी है। तो कहीं छुपा हुआ मैटर नहीं है। मतलब कहा जाए तो शोषण का जो है ना टाटा मोटर अंत कर दिया है। देश गुलाम था 100 साल अंग्रेजों के गुलामी से, मुगलों के शासन से, अब 75 साल इनका हो गया। कहा कि 70 से ड्राइवर काम कर रहे हैं और आज ये 2025 आ रहा, मतलब 75 साल से ये कन्वॉय चालक टाटा मोटर के गुलाम के रूप में काम कर रहा है। और जिला प्रशासन के जितने लोग अगर इस पर अपना निर्णय नहीं दिए हैं तो निश्चित रूप से वो लोग भी कहीं ना कहीं इनके साथ भागीदारी कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा कहीं हो सकता है जमशेदपुर में कि कोई मजदूर काम करे आज 24 घंटा उनको जो है ना उनका भत्ता ना मिले, ओवर टाइम ना मिले, वो काम करे, इतना खतरनाक गाड़ी लेके जाए, उसका इंश्योरेंस ना हो। तो अभी किन मांगों को क्या कर रहे हैं? ये सी बात है, जो जितनी मांग है यही मांग है कि इंश्योरेंस होना चाहिए, बैंक में पेमेंट होना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, इनका पीएफ कटना चाहिए। क्यों नहीं होगा ये? अभी खाली टाटा मोटर इन कन्वॉय चालकों का नहीं करेगा, इसी बात को लेकर हम लोग आए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के हाता हरिवंश नगर स्थित तारा पब्लिक स्कूल में मंगलवार को साइबर ठगी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से पूर्व सिविल सर्जन साहब, विद्यालय के सलाहकार डॉक्टर ए के लाल व विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विद्यार्थी उपस्थित थे। इस दौरान बच्चों ने साइबर ठगी पर अपनी अपनी बातों को रखा एवं साइबर ठगों से सावधान रहने को लेकर जागरूक किया। विद्यालय के प्राचार्य कमलेश मिश्रा ने कहा कि आज के समय में साइबर ठगी के बढ़ते जाल से कोई भी अछूता नहीं है। इससे बचने के लिए जागरूकता ही एक हथियार है। बारी बारी से विद्यालय के शिक्षकों ने भी अपनी अपनी राय रखी। साथ ही मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर ए के लाल ने कहा कि साइबर ठगी ने आज विकराल रूप धारण कर लिया है। ठग किसी न किसी को अपना टारगेट बना रहे हैं। उन्होंने विद्यालय के छात्रों से आह्वान किया कि आप मोबाइल को पढ़ाई तक ही रखें, इसे दूसरे तरह से उपयोग ना करें। उन्होंने आगाह किया कि आप साइबर क्राइम को लेकर सजग रहें और अपने अभिभावकों को और पास पड़ोस के लोगों को भी साइबर ठगी से बचने को लेकर जागरूक करें, तभी जाकर हम इससे बच सकते हैं। बहुत ही जरूरी था कि साइबर क्राइम क्या होता है। मेरे साथ भी 1-2 घटना घट चुका है इस तरह का। पिछले साल जब मैंने एक एसी लिया अपने घर के लिए, तो हम जहाँ से लिए वहाँ वो बोला कि आपको हम लोग पार्सल से मंगा के भेज देंगे। हम कहे ठीक है, हमने पेमेंट कर दिया क्रोमा में, घर आ गए। 3-4 दिन के बाद हमको एक फ़ोन आया कि आपने कोई पार्सल का ऑर्डर किया है। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ, हम तो एसी मंगवाए हैं। हमने हाँ आया तो है एसी, इसलिए उसमें ड्रग्स मिला है। आपका पार्सल पकड़ा गया है, उसमें ड्रग्स मिला, कोकेन मिला गया है। मैं हड़बड़ा गया कुछ देर के लिए कि भाई ये क्या हो गया, कोकेन कैसे मिल जाएगा। कोकेन का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, सभी बच्चे समझ रहे हैं कोकेन क्या है। एक नशीला पदार्थ होता है जिसके खाने से बहुत ही खराब होता है, उसका आदत लग जाता है तो लोग बहुत तरह का गलत काम भी करना शुरू कर देता है। तो मैं समझ गया, तो मैंने उस फ़ोन को काट दिया। 3-4 बार उसका फ़ोन लगातार आया, 3-4 दिन तक मैंने उसको रिसीव नहीं किया। अभी 2 महीना पहले मुझे एक फिर मैसेज आया ईमेल पर कि आपने बच्चों का शारीरिक शोषण करते हुए आप उसमें इन्वॉल्व हुए हैं।
इसलिए आपको तुरंत आके आप दिल्ली में इस एड्रेस पर आके मिलिए, नहीं तो फ़ोन कीजिए, नहीं तो आपको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। लगातार ये बार मैसेज हमको जब मिला तो मैं बिष्णुपुर में जो साइबर क्राइम का जो ऑफिस है थाना में, वहाँ जाके एक लिखित दे दिया, एक कॉपी ले लिया। इसलिए हो सकता है कि इस तरह कोई काम किया हो जो हमको फंसाने का चाल हो, उसके बाद से वो फ़ोन भी आना बंद हो गया। क्रिसमस के त्यौहार को लेकर बाजार पूरी तरह से सज कर तैयार है। अब दुकानदारों को सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो ग्राहकों का। क्रिसमस के त्यौहार को लेकर एक से बढ़कर एक केक के आइटम बाजार में उपलब्ध है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्रिसमस के त्यौहार में केक का अलग महत्व होता है। इधर जमशेदपुर में क्रिसमस को देखते हुए केक विक्रेताओं द्वारा एक से बढ़कर एक केक तैयार किए गए हैं। क्रिसमस की खुशी केक के बिना अधूरी है। क्रिसमस पर केक की मांग 25 दिसंबर के एक सप्ताह पहले से लेकर 9 वर्ष तक रहती है। फिलहाल चेरी केक, बटर ड्राई फ्रूट केक, चॉकलेट प्लम केक, बटर आलमंड केक, फ्रूट केक, वॉलनट केक की डिमांड सबसे ज्यादा है। दुकानदारों ने बताया कि क्रिसमस पर विभिन्न तरह के केक की मांग रहती है। पारंपरिक रूप से क्रिसमस पर प्लम केक खाने का रिवाज है, इसलिए ज्यादातर ग्राहक अलग फ्लेवर के केक खरीदने के साथ प्लम केक भी जरूर खरीदते हैं। क्रिसमस में इन केकों की खूब मांग रहती है। बड़ा दिन का पहले से बहुत ज्यादा तैयारी चल रहा है। ये करीब करीब 20-25 दिन से तैयारी चलता है। केक बनाना, स्टॉक करना, ये 25 दिन 24-25 के वही बाजार रहता है बड़े दिन का। और इस दिन शहर में जितना चर्च है, करीब करीब सब चर्च में केक डिस्ट्रीब्यूट करता है गरीब को, क्रिश्चियनों और जितने लोग भी है, बहुत से अपने दोस्त अहबाब को गिफ्ट करते हैं। तो हम लोग इसको तैयारी पहले से शुरू करते हैं। कितना वैरायटी का केक बनाया है? अभी हम लोग करीब करीब 10 वैरायटी का फ्रूट केक बनाए और आइस केक वगैरह? आइस केक, प्लम केक, फ्रूट केक सब हम लोग तैयार करते हैं। कितने से लेके कितना तक का रेट है आपका? ये 10-20 से लेके 200-250 रुपए तक जाता है। और आइस केक जो है 400-500 का भी बनता है। पिछले कितने साल से आप इस तरह का केक? 24 साल से मेरे बेकरी है, इंडियन बेकरी। 24 साल से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। वनवासी कल्याण केंद्र की ओर से जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रांत स्तरीय वनवासी खेलकूद प्रतियोगिता सोमवार को संपन्न हो गया। खेलकूद के अंतिम दिन फुटबॉल इवेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल में बोकारो की टीम ने सरायकेला खरसुआ को हराकर खिताब अपने नाम किया। खिताब जीतने के साथ ही बोकारो की टीम ने रायपुर में 28 से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाली 24वीं राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। बेस्ट गोलकीपर सरायकेला टीम के अमित मांझी, बेस्ट स्कोरर सरायकेला टीम के गुरुपुरा हिमरम, बेस्ट प्लेयर बोकारो टीम के धर्मवीर सोरेन रहे। विजेता टीम को मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एवं विशिष्ट अतिथि जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अंजिला गुप्ता ने पुरस्कृत किया। मौके पर विनोद उपाध्याय, अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल कोच हसन इमाम मलिक, इंदिरा अग्रवाल व अन्य लोग मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस तरीके का टूर्नामेंट का आयोजन होने से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। शहर में आकर वे यहां की संरचनाओं के अनुरूप खुद को ढालते हैं। वनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से प्रांतीय फुटबॉल प्रतियोगिता का यहाँ आयोजन हुआ टाटा में। मैं समझता हूँ कि इस खेल से खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए कि खिलाड़ी शहरी क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना है उसको देखने, समझने और अच्छे खेल से किस तरीके से वो अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे एक अपने अंदर कमिटमेंट पैदा करते हुए आगे बढ़े। तो इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाओं को उभारता है और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं जितने उभरेगी देश उतना आगे बढ़ेगा। युवाओं पूर्वी सिंहभूम जिला के मुसाबनी 1 नंबर स्थित आदिवासी कला संस्कृति केंद्र में मांझी परगना महल द्वारा ग्राम सभा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में पावड़ा तोरोप परगना रवि हांसदा मुख्य रूप से उपस्थित थे।
फहराकर तथा पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्की की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर सभी ग्राम प्रधानों को शुभकामनाएं दी गई। वहीं 29वां ग्राम सभा दिवस पर पेसा कानून को लेकर चर्चा की गई तथा ग्राम सभा को सशक्त करने पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर नारेबाजी भी की गई। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष जगदीश बास्के, सचिव भागूलाल किस्कू समेत प्रखंड के मांझी बाबा आदि उपस्थित थे। आज का वो ग्राम सभा दिवस के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को, ग्राम प्रधानों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये 29वां ग्राम सभा दिवस है, जिस पर मुसावनी प्रखंड के सभी ग्राम प्रधान उपस्थित हुए। इसकी अध्यक्षता पावड़ा तरफ के परगना रवि हंसदा ने की। जो हम लोग इस स्थापना दिवस पर हर उल्लास के साथ मनाएं, जो हमारे पेशा कानून 1996 का हमारे ग्राम प्रधानों को सशक्त शक्ति दी है, उसकी हम लोग खुशीपूर्वक, उत्साहपूर्वक मनाएं और देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देते हैं। वहीं सरायकेला जिले के गमरिया थाना क्षेत्र में हुए पारा शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सोनू सरदार हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विशेष जांच टीम ने इस हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार बीरबल सरदार और एक अन्य आरोपी रवि महतो उर्फ कोका को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल और स्कूटी भी बरामद की गई है। सरायकेला एसपी मुकेश लुनायत ने एसपी ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 13-14 दिसंबर की रात को सोनू सरदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर एसआईटी टीम जांच में जुटी थी। इसी क्रम में सोमवार को मुख्य आरोपी बीरबल सरदार को नीमली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने रवि महतो उर्फ कोका को भी पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7.62 मिलीमीटर का पिस्तौल और ब्लू कलर की स्कूटी बरामद की है। आरोपियों में बीरबल सरदार पहले जेल जा चुका है और दूसरा आरोपी रवि महतो उर्फ कोका सरायकेला का रहने वाला है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी लकी चरण नायक उर्फ लकी पूर्व में ही गिरफ्तारी के डर से सरायकेला कोर्ट में आत्मसमर्पण कर चुका है। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। अब तक इस मामले में 8 आरोपियों में से 5 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक ने आत्मसमर्पण किया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सघन छापेमारी कर रही है। छापेमारी टीम में सीडीपीओ समीर सेवैया, नीमडी थाना प्रभारी संतोष कुमार तिवारी, अनुसंधानकर्ता सुनील कुमार सिंह तथा अन्य पुलिसकर्मी और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। एसआईटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त बाकी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य अपराधकर्मी जिसके द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया, उसको भी पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है। तो अब तक इस कांड में संलिप्त कुल 8 लोगों की या तो गिरफ्तारियां हुई है या उनके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। अभी कांड में संलिप्त बीरबल सरदार और रवि महतो उर्फ कोका को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें जो बीरबल सरदार है, यही इस घटना का प्रमुख सूत्रधार रहा है और इसी के साथ बाकी अभियुक्त जिनको पूर्व में जेल भेजा गया था मिलके हत्या कैसा कारण था सर? इस घटना को अंजाम दिया है। जहाँ तक हत्या के कारण की बात है तो जैसा कि पूर्व के अनुसंधान में पता चला था कि ये लोग सोनू सरदार ये कुछ अवैध गतिविधि प्रारंभ करना चाह रहे थे, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा था। इसी के साथ बीरबल की गिरफ्तारी के बाद हत्या का जो कारण है उसमें एक और चीज़ सामने आई है कि ये बीरबल और सोनू सरदार मिलके कोई ज़मीन का व्यापार किए थे और ज़मीन बेचे थे और उसका पैसा, जैसा कि बीरबल के द्वारा बताया गया है, सोनू सरदार के पास था और बीरबल को उसका पैसा सोनू सरदार से प्राप्त नहीं हो रहा था या बीरबल द्वारा नहीं दिया जा रहा था। तो उसी को लेके और बाकी जो चीज़ें हैं उसको लेके रंजिश में इनके द्वारा बीरबल की गोली मारकर। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित आंता विद्या भारती इंग्लिश स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं उपस्थित अभिभावकों ने बच्चों का खूब उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद बच्चों ने सामाजिक परिवेश में विभिन्न जागरूकता अभियान, शिक्षा, प्रेरक नाटक, नैतिकता एवं देशहित की भावना से संबंधित कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इन कार्यक्रमों की भी सभी ने सराहना की और ताली बजाकर बच्चों का
खूब प्रोत्साहित किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सलीम आजाद अंसारी ने कहा कि विद्यालय का एकमात्र उद्देश्य बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाना तथा उनके अंदर के डर को दूर कर एक मंच देना ताकि वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। इसके साथ ही अपनी प्रतिभा के आधार पर अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। इस दौरान विभिन्न क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। बिहार की प्रसिद्ध राजद नेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सीमा कुशवाहा मंगलवार को आदित्यपुर पहुंची। वे बुधवार को आदित्यपुर में आयोजित मंत्री संजय प्रसाद यादव के अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी। इस दौरान उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। सीमा कुशवाहा का आदित्यपुर पहुंचने पर राजद कार्यकर्ताओं ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीमा कुशवाहा ने कहा कि वर्ष 2025 में पूर्ण बहुमत से बिहार में राजद की सरकार बनेगी। हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादे को पूरा किया है। झारखंड के मैया सम्मान योजना की तर्ज पर बिहार में माई बहन मान योजना हिट साबित होगी। इस योजना के बल पर बिहार की जनता राज्य को सत्ता में पूर्ण बहुमत से स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में आयोजित हो रहे राजद के महासम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। झारखंड की राजनीति के लिए ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, जो कार्यक्रम है वो अभिनंदन समारोह बहुत ही अच्छा है। एक है हम लोग का प्रयास है कि अपने समाज को जगाना है और इस पार्टी को मजबूत करना है, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना है। इसके लिए हम लोग झारखंड में भी अपने समाज को जगाएंगे। बिहार में माई बहन मान योजना है। इससे जो है बिहार की जो माताएं बहनें हैं बहुत खुश है इस योजना से। और हमारे जो नेता हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी यात्रा पर निकले हुए हैं और ये जो योजना है ये सफल होगा, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने नौकरी देने के वादा किए थे। उन्होंने जब 17 महीने डिप्टी सीएम रहते बिहार के युवाओं को 5 लाख नौकरी दी, जो कि ऐतिहासिक काम है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 3 नंबर स्थित आदिवासी रिक्रिएशन क्लब प्रांगण में बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद रफी और मशहूर एक्टर व निर्देशक राज कपूर की 100वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर इन दोनों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद क्षेत्रीय कलाकारों ने मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए गानों की प्रस्तुति दी। संगीत का शुभारंभ देश प्रेमी फिल्म के गाने मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो से हुआ। कलाकारों ने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार एवं मुकेश की आवाज में कई सदाबहार गानों की प्रस्तुति देकर महफिल में समा बांध दिया। संगीत का समापन यादव की बारात फिल्म के टाइटल सॉन्ग से की गई, जिसे देखने काफी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित थे। मौके पर क्लब के सदस्य समेत कई लोग मौजूद थे। पंचायत के मुखिया दुलाराम महाली ने अपने चुनावी वादा को पूरा करते हुए पंचायत के उड़िया लाइन के समीप जल मीनार लगवाने का काम पूरा किया। इस मौके पर स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। इस कार्य के लिए स्थानीय लोगों ने मुखिया दुलाराम महाली का आभार व्यक्त किया। जल मीनार लगने से आसपास के लोगों को पेयजल संकट से छुटकारा मिलेगा। खड़े हुए थे तो हमारा चुनावी वादा था कि हमारे पंचायत में पानी के लिए किसी को दिक्कत नहीं होने देंगे, जिसके कारण हमारे पंचायत में यहाँ पर एला लाइन में क्या बोलते हैं उसको, उड़िया लाइन में बहुत दिन से जनता का मांग था। बहुत सा नेता को ये लोगों ने रिक्वेस्ट किया, कोई सभी ने उतना नज़रअंदाज किया, लेकिन हमने इसके ज़रूरत को महसूस किया और हमने अपना चुनावी वादा को निभाते हुए यहाँ पर एक जल मीनार का हम खड़ा करवा दे रहे हैं, ताकि किसी के माँ बहन को हम लोग का गर्मी का सीजन में पानी का दिक्कत ना हो।
रामचंद्रे गुरुजी चंद्रभानु सतपथी के जन्मदिवस पर श्री शिरडी साईं भक्त मंडल चक्रधरपुर द्वारा 24वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें चाईबासा ब्लड बैंक द्वारा 90 से ज्यादा यूनिट रक्त संग्रह किया गया। ये शिविर श्री शीतला मंदिर दुर्गा पूजा समिति के सहयोग और त्रिवेणी एनजीकोस प्राइवेट लिमिटेड जमशेदपुर के सौजन्य से चक्रधरपुर के तंबाकू पट्टी स्थित गोल्डन बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया। इससे पहले रक्तदान शिविर का उद्घाटन चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के द्वारा श्री शिरडी साईं बाबा की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद उन्होंने तस्वीर की पूजा अर्चना के साथ पुष्प अर्पित कर श्री शिरडी साईं बाबा और गुरुजी चंद्रभानु सतपथी जी का आशीर्वाद लिया। मौके पर उद्योगपति सह समाज सेवी आदर्श दोदराज का, विधायक सुखराम उरांव, भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक सारंगी आदि ने शामिल होकर रक्तदान करने वालों को प्रोत्साहित किया। रक्तदान शिविर में युवाओं से लेकर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। CMS आए थे तो उस समय हमको ब्लड बैंक का ही बात बोला गया था जी। आज भी देखिएगा मेरा जो लेटर पे लिखे थे, हम संस्था जो विधायक निधि में होता है वो ब्लड बैंक का ही संस्था है। लेकिन ये लोग बार में हमको लगता है कि कागजी कुछ लोग का दिक्कतें आई है शायद, जिसके लेके स्टोरेज कर दिया गया और रेल में जो संबंधित लोग हैं, रेल कर्मचारी कोई दिया जा रहा है। अब बाकी जो बाहर के लोगों को देने में है उसको शायद सुनने में आ रहा है कि 1,500 रुपये लेता है। तो इस विषय को लेके हम लोग DRM से जरूरत पड़ेगी तो CMS और DRM और DC का बैठक कर लेंगे। तो विधायक निधि जनता का अधिकार निधि होता है, विधायक निधि जनता का अधिकार की निधि होता है और वो पैसा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। जिस उद्देश्य से विधायक निधि को दिया गया है रेल को, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। हमको लगता है कि हम लोग जल्दी ही इस पर पहल करेंगे और एक बैठक करेंगे। DRM रहेंगे, CMS हम रहेंगे और DC सब रहेंगे और स्थानीय विधायक होने के नाते हम रहेंगे। हमको लगता है कि समाधान निकल जाएगा। अपने तय कार्यक्रम के तहत मंगलवार को चक्रधरपुर में भारत भवन के पास फकीर मोहल्ला में अंडरपास निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अंडरपास निर्माण में 2 140 टन क्रेन और 4 JCB मशीन सहित अन्य मशीन की मदद ली गई। इस कार्य में सैकड़ों रेलकर्मी, ठेका मजदूर लगाए गए थे। मौके पर रेल अधिकारी और ठेकेदार भी मौजूद थे। अंडरपास निर्माण के कारण दोपहर के बाद चक्रधरपुर स्टेशन में ट्रेनों का परिचालन ठप पड़ गया। 8 यात्री ट्रेनें रद्द रही। वहीं निर्माण कार्य को देखने के लिए कार्यस्थल पर लोगों की भीड़ लगी रही। दोपहर 11:30 बजे अंडरपास निर्माण के लिए प्लान के मुताबिक रेलवे के द्वारा 6 घंटे का ब्लॉक लिया गया। इस ब्लॉक के बाद तेजी से अंडरपास निर्माण के रेल पटरी के नीचे खुदाई का काम शुरू हुआ। साथ ही साथ अप और डाउन लाइन को भी काटकर अलग किया गया। इसके बाद अप और डाउन लाइन में 2 टावर कार पहुंची। टावर कार में मौजूद रेल कर्मियों ने आधे घंटे में OHE ट्रेक्शन पावर तार को ढीला कर पटरी से दूर कर दिया। इसके बाद 4 JCB मशीन की मदद से तेजी से मिट्टी की खुदाई की गई। खुदाई के बाद अंडरपास के लिए सबसे पहले बड़े RCC स्लैब को गड्ढे में डाल दिया गया। इसके बाद एक एक कर 18 RCC ब्लॉक्स को गड्ढे में डाला गया। अंडरपास निर्माण का कार्य युद्ध स्तर में दोपहर से लेकर लगातार देर शाम तक चला। कार्य के दौरान चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव भी कार्यस्थल पर मौजूद थे। बता दें कि विधायक की पहल पर रेलवे को तकरीबन 4 करोड़ का फंड राज्य सरकार ने DMFT फंड से उपलब्ध कराया है, जिसके बाद रेलवे ने अंडरपास निर्माण का कार्य शुरू किया है। इस अंडरपास को पूरा होने में 1 से 1.5 महीने का वक्त लगने की बात कही जा रही है, क्योंकि अंडरपास का फर्निशिंग वर्क, गार्ड वॉल, जल निकासी, अप्रोच रोड निर्माण कार्य भी किया जाएगा। ये क्या है कि वो लोग बच्चों के लिए जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए यह बहुत सुविधा हो जाएगा कि जो साइकिल में चलते हैं, वृद्ध लोग जो है वो लोग जो पार करते हैं तो साइकिल इस अंडरपास से जाएंगे तो उनको बहुत आराम होगा। जो ओवरब्रिज चढ़ने में उनको बहुत कठिनाई होती थी। जी। तो जिसकी वजह से ये अंडरपास बन जाने से वो लोग को बहुत आसानी होगी। जी। पहले जो टोटो के मैं अध्यक्ष टोटो के बारे में बोलूँगी कि टोटो को भी बहुत आसानी होगा अब यहाँ से आवागमन में जाने में। जी। छोटे गाड़ी जितने हैं सब अंडरपास से जाएंगे, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। पूरे चक्रधरपुर वासियों इससे लाभ उठाएंगे तो आपका अंडरपास से। और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने इस कार्य करवाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद किया है, तन मन धन से उन लोग लगे हैं और आज वो काम से मुझे पूर्ण होने वाला है। एक बहुत खुशी की बात है चक्रधरपुर वासियों के लिए, एक जो बहुत पुराना डिमांड
जो था चकतपुर वासियों का, वो आज पूरा होने जा रहा है। जी, विधायक का इसमें जो रोल रहा, इसमें विधायक जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जहाँ तक जानकारी मुझे मिली है कि ऐसा पहला केस है कि माने राज्य सरकार जो है रेल को पैसा देके ये अंडरपास का काम करवा रही है। तो विधायक जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि विधायक जी भी अपने माने अपना समझ के, अपना कार्य समझ के अपने क्षेत्र के लोगों को भलाई के लिए ये काम करवाए हैं, और जो फंड जो रेल को दिए हैं ये बहुत बड़ा माने उपकार समझिए कि चकतपुर वासियों के लिए है विधायक जी। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।